वो आपका सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी उसको पहुंचा सकते हैं। मेरे भाइयों, समस्याओं से भागने की बजाय हमें समाधान खोजना आवश्यक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि लगातार हमारी सरकार भी युवाओं के लिए काम कर रही है। आप देख सकते हैं पूर्व सरकार में किस तरह के हाल हुए थे, लगातार पेपर लीक हुए थे, लेकिन हमने उनको भी रोका। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में भी पहुंचाया। लगभग 500 लोग ऐसे हैं जिनको सलाखों में बंद किया। 410 पेपर हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने युवाओं के लिए कहा था कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम 1,78,000 दे चुके, कल और देने वाले हैं और उसमें जुड़ जाएंगे। 1,32,000 प्रक्रियाधीन है जिनकी परीक्षा हो गई, कुछ की परीक्षा होने वाली है, फॉर्म भर गए। 70,000 की वैकेंसी और निकाल दी, आने वाले समय में और निकल जाएगी। लेकिन यह सरकारी नौकरी, 4.5 लाख से ज्यादा हमने जो राइजिंग राजस्थान किया उसमें इन्वेस्टमेंट आया। 4.5 लाख युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया। लेकिन मित्रों, क्या हम इससे पूर्ति कर सकते हैं? मेरे युवा साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, और मैं अक्सर जाता हूं, मैं वहां भी उस बात को मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान जैसा प्रदेश दूसरा कोई नहीं है, यह कहने में मुझे कोई शक नहीं है। आप अपना क्षेत्र चुनिए, हम किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आप कला संस्कृति में करना चाहते हैं, आप पर्यटन में करना चाहते हैं, आप मिनरल में करना चाहते हैं, आप हमारे यहां जो पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लेकर के काम बढ़ाना चाहते हैं। आपको उससे पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि मैं नौकरी करने वाला बनूं या नौकरी में देने वाला बनूं। यह भी बड़ा विचार है। एक तरफ तो मुझे यह है कि साहब नहीं, मुझे तो सरकारी नौकरी ही करनी है, इसके लिए मुझे मेहनत करिए, तो उसके लिए मेहनत करो, पढ़ाई करिए। लेकिन आपको लगता है कि मैं राजस्थान के कुछ युवाओं को रोजगार देने का भी काम करूं, तो उस ओर कदम बढ़ाइए, प्रोजेक्ट बनाइए। हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। मित्रों, मैं ये भी कह सकता हूं कि हम राजस्थान के अंदर 36 नीतियां लेकर के आए हैं। 36 नीतियां हम 2.5 साल के अंदर, और उन नीतियों को लाने का मकसद हमारा यह है कि राजस्थान में हर व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे कहीं भटकना नहीं पड़े, नीति के आधार पर वो काम करे। आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के तो मिनरल निकलते हैं, या क्या नहीं निकलता। इस राजस्थान की मिट्टी में सब कुछ है। यहां सोना भी है, लोहा भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, और बहुत सारे हैं। अब तो रेयर अर्थ भी है जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो राजस्थान के अंदर है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा उसका उपयोग ले, उस क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़े। आपने देखा पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान जैसा प्रदेश कहीं नहीं मिलेगा। क्या नहीं है यहां? दुनिया के लोग राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े महल हैं, हमारी ऐतिहासिक हवेलियां हैं। राजस्थान में डेजर्ट है तो राजस्थान में झील भी है। अगर राजस्थान में अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान में अभ्यारण्य भी है। टाइगर देखना है तो रणथंभौर आइए, सरिस्का आइए, रामगढ़ बिजधारी जाइए। लेपर्ड देखना है तो झालाना आइए, रामगढ़ में आइए।
अगर आपको पक्षी देखने हैं तो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर जाइए, नहीं तालछापर में आइए। आपके यहाँ बारिश होती है तो आपके यहाँ भी कई प्रकार के पक्षी बीकानेर में भी आते हैं। मेरे भाइयों, राजस्थान की हर क्षेत्र में अलग अलग डिमांड है, हमें क्या चुनना है। यह आवश्यकता है। हमने कहा राजस्थान में एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखोगे तो राजस्थान उसमें मजबूत है। आप कहोगे आप कृषि की तरफ ले जा रहे हो। अरे भाई, कृषि की तरफ नहीं जाए तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट पर तो आइए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे। आपके यहां मूंगफली होती है लेकिन मिल एक ही बताई मेरे को, एक ही है बीकानेर के अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं है। हमारी मूंगफली एक दो ही है, लेकिन अब यहां से बाहर जाती है, उनको हम कैसे करें। आपके पड़ोस में हनुमानगढ़ गंगानगर में किन्नू होता है, वहां प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता है। आप देखिए जैसलमेर में डेजर्ट भी है तो खजूर भी सबसे नंबर 1 है। जो दुबई से आता है उससे अच्छा है खजूर जैसलमेर का। उसके हम ठीक प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, अच्छा पैकिंग बनाएं तो वही हमारा बहुत अच्छा जाएगा। ये पोल राजस्थान में बालोतरा में देखो तो अनार है हमारा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का अनार अगर कहीं है तो मेरे बालोतरा में होता है। मसाले जितने राजस्थान में पैदा होते हैं कहीं नहीं होते, कोई भी मसाला नहीं है जो राजस्थान में पैदा नहीं हो, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। हमने ग्राम विकास बाढ़ विकास के माध्यम से उन प्रोसेसिंग यूनिटों को हम लगवाने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे भाई ने बताया पशुपालक के रूप में किस तरह से काम होना चाहिए। हम जब आए थे तो राजस्थान के अंदर 34 लाख लीटर दूध डेली का आता था, आज वो बढ़कर के 46-47 लाख लीटर दूध हमारा राजस्थान के अंदर हो गया है। हमने सब जगह डेयरी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो 50,000 का था उसको 1 लाख का कर दिया, 1 लाख का था उसको 2 लाख का कर दिया, 2 लाख का 2.5 लाख का कर दिया, 2.5 का 3 कर दिया। तो हमें हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए साधन संसाधन आवश्यक है। इसलिए हमने युवाओं को युवा नीति लेकर भी आए। युवा नीति में भी हमने प्रोत्साहित करने का काम युवाओं को कर रहे हैं। हम बिना ब्याज के आपको 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का हम लोन आपको, अरे आप सोचिए, और इसमें आपका परिवार भी साथ देता है। नौकरी में तो आप अकेले जाते हो, लेकिन अगर आप खुद का कोई कारोबार लगाते हो तो उसमें परिवार के भाई बहन और पिताजी माताजी वो भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। वो भी आपको समय समय पर सहयोग करेंगे। अगर आप पढ़ाई करोगे नौकरी लगेगी तो वहां तो वो कोई सहयोग नहीं करेंगे, आप जाइए ड्यूटी निभा करके आ जाइए, है कि नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा खुद का रोजगार सृजित करे। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा अगर उसको ठीक प्रकार से रोजगार मिल जाएगा तो वो राजस्थान में अपने घर के पास ही रहेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर परिवार में रहेगा, तो कैसा रहेगा। नहीं तो कई युवा ऐसे हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं कि माता पिता के 1 या 2 बच्चे हैं, एक वहां चला गया एक वहां चला गया, अब माता पिताजी अकेले रह गए। अगर वो बीमार हो गए तो उनको भी देखने वाला कोई नहीं। होता है कि नहीं होता बताइए। हम चाहते हैं कि माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, वो जब तक जिंदे रहते हैं, वे 80, 90, जिनमें 100 साल के, फिर भी हमें उनके संस्कार मिलते हैं। हमने हमारे माता पिता के संस्कारों को भूलना नहीं, और ये भी नहीं भूलना है कि हमें माता पिता की सेवा नहीं कर। हमारे माता पिता हमारे लिए जीते जिंदे भगवान हैं, उनकी सेवा करना बहुत बड़ा काम है। मेरे भाइयों, इस देश की संस्कृति दुनिया की निराली संस्कृति है। दुनिया के लोग इसमें आए लेकिन वो इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। वो आकर के इसी संस्कृति में समा गए। हमारा प्रभाव उनके ऊपर रहा, कभी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहा।
और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें गौरवान्वित होना चाहिए, हमारी विरासत पर, हमारी संस्कृति पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए और हमेशा हमारी संस्कृति को केंद्र में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। हमारे उन महापुरुषों से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, हमारे महापुरुषों से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। यही नहीं, हमें जीवन जीने की कला उनसे मिलती है। आप अगर हमारे गीता को पढ़ोगे, रामायण को पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे, उपनिषदों को पढ़ोगे, हमारे जो महापुरुष हैं उनके चरित्र के बारे में पढ़ोगे, उनके विचार पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से हमको अनुभूति होगी और हमको एक मार्ग दिखाने का काम हमारे वो महापुरुष हमको करते हैं। मेरे भाइयों, बड़े इसलिए नहीं बनते कि हम ऐसी संस्कृति को अपना लें, ऐसे विचार को लेकर के चलें जब माता पिता का आधार नहीं हो, परिवार का आधार नहीं हो, गुरुओं का सम्मान नहीं हो और हमारे बुजुर्गों की धाती नहीं हो। वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो हमारे बुजुर्गों की धाती है, हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं और हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, हमारे पूर्वजों ने जिसको समाहित करते हुए रखा है। हमें उस आधार पर चलना है, लेकिन नई उपयोग को हमें उसी आधार पर करना है। लगातार आप देख रहे हैं, आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि हमारी सरकार भी कर रही है, हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए हमने 5000 पंचायतों में हमने स्टार्ट किया है। उस अटल ज्ञान केंद्र में ई लाइब्रेरी होगी, 2 लोग होंगे, ई मित्र का भी काम करेंगे। मेरा कोई युवा भाई बहन अगर गांव में रहता है तो वो फॉर्म भी वहीं भरेगा, वहीं वो पढ़ेगा, वहीं उसका उपयोग लेगा और वहीं उसकी क्लास भी लगेगी, ऑनलाइन क्लास। वो काम भी हम करेंगे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मित्रों, आपको यह भी सोचना पड़ेगा, कई के माता पिता की स्थिति ठीक होगी, जो आप मांगते होंगे उतना आपको दे देते होंगे, लेकिन कई माता पिता ऐसे भी हैं कि जो आप युवाओं की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हर माता पिता चाहता है, हर माता पिता के अंदर ये भाव होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आगे बढ़े। वो कहीं से लाए लेकिन आपको कमी नहीं रहने देगा, उसको कुछ भी करना पड़े लेकिन बच्चों के लिए वो समर्पित भाव से काम करता है। वो बच्चों के लिए कहीं उसे अपमान भी सहना पड़े तो वो अपमान सहता है। 4 बार मांगने पर भी नहीं देता है तो 5 बार भी किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है कि नहीं भाई, मेरी बेटी का काम है, मेरे बेटे का काम है, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये मित्रों, उनकी इन बातों को हमें सोचना पड़ेगा, हमें उनके प्रति भाव क्या रखना है ये सोचना पड़ेगा। और जब हम ये सोचेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो भाव है उसको आप पहचान पाओगे कि माता पिता का भाव कैसा होता है। क्योंकि अक्सर मैं इस बात को इसलिए भी कहता हूं कि आपको भी उस श्रेणी में एक ना एक दिन आना है कि नहीं माना है? आपको भी किसी ना किसी दिन माता पिता बनना है। आपके जवाब आपको तुरंत लौट करके आएगा। आप जितना माता पिता का सम्मान करेंगे आपका सम्मान भी उतना ही होगा। आप ये समझें कि मैं तो माता पिता का सम्मान नहीं करूं और आने वाली पीढ़ी मेरा सम्मान करेगी, ये उठा के रख देना। आप जैसा व्यवहार करोगे उससे ज्यादा वो व्यवहार करेंगे। आप अच्छा करोगे तो उतना अच्छा पाओगे और आप अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो उससे डबल गड़बड़ करेंगे वो, चाहे कोई कैसा भी मन में सोच ले। क्योंकि अब नहीं दिखता है, समय दिखा देता है। और ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, माता पिता की बात नहीं मानी, उसकी कोई नहीं मानेगा। और तो क्यों मानेगा, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी आपकी नहीं मानेगी। मेरे भाइयों, हमें किस तरह से संस्कारित भी बनना है,
अपनी संस्कृति को भी जीवंत रखना है और अपने माता पिता की सेवा करते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। आज ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर युवाओं हेतु मुफ्त ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग की सुविधा कहने की बात कही है। 1 करोड़ युवाओं को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओलंपिक खेलों में भारत के पदक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज की जाएगी। हम चारों तरफ ये काम कर रहे हैं, लगातार हम ये काम कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, आज के मौके पर मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, इस विकसित भारत 2047 के लिए, विकसित राजस्थान 2047 के लिए आपको एक दिशा लेकर चलना होगा। आपको दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूती के साथ चलना